लाइव स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। दरअसल केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है और किसान आंदोलन पर सियासी तड़का लगता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार किसानों का समर्थन कर रहे हैं और किसानों के समर्थन में यूपी में समाजवादी पार्टी ने किसान यात्रा भी निकाली है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हर जिले में किसानों के समर्थन में यात्रा आयोजित की है। जिसके बाद लखनऊ में सोमवार से सपा कार्यालय से लेकर अखिलेश यादव के घर तक को पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं कन्नौज में जिलाधिकारी ने अखिलेश यादव को किसान मार्च की मंजूरी नहीं दी है। लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और किसी भी प्रदर्शन से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। दरअसल किसान आंदोलन की आग पूरे देश में फैल चुकी है। देश के 12 से ज्यादा सियासी दलों ने किसानों का समर्थन किया है, जो कि दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर इलाकों में किसान लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के साथ सरकार कई दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन इस बातचीत में समाधान निकलता नहीं दिखा है, जिस पर किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज में किसान मार्च करने वाले हैं, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। डीएम राकेश कुमार मिश्र ने कहा कि अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा भीड़ जुटाने की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जा सकती। सभा मुखिया को पत्र भेजकर इस पर अवगत करा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि अगर फिर भी भीड़ जुटती है तो कार्रवाई की जाएगी। तो समाजवादी पार्टी ने किसान यात्रा का आयोजन किया है। आपको बता दें कि कन्नौज में अखिलेश यादव इसमें शामिल होने वाले हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने समाजवादी पार्टी को किसान यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी है। साफ तौर पर डीएम ने कहा है कि अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। लेकिन अब क्या बिहार वाली सिचुएशन उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी? क्योंकि बिहार में आपने देखा था किस तरह से महागठबंधन को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी पटना के गांधी मैदान में, जिसके बाद किसान मुद्दे को लेकर वहां पर सियासत तेज होती दिख रही है। और अब उत्तर प्रदेश में भी हालात कुछ इसी तरह के बन रहे हैं और अगर हालात यही रहे तो ये साफ है कि यूपी में भी सरकार और समाजवादी पार्टी दो हाथ कर सकती है। तो अब कुल मिलाकर किसान यात्रा खटाई में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रशासन ने अनुमति किसान यात्रा की नहीं दी है। साथ ही अगर समाजवादी पार्टी किसान यात्रा निकालती है तो इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, ताकि इस दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे। दिल्ली एनसीआर की सुबह आज घने कोहरे के साथ हुई, जिसके साथ ही वायु प्रदूषण भी बेहद गंभीर हालत में पहुंच गया है। आपको बता दें कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI लेवल 400 के पार पहुंच चुका है। तो दिल्ली एनसीआर की सुबह आज घने कोहरे के साथ हुई है। कोहरा इतना घना था कि कुछ दूर भी देखना मुश्किल हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की हवा भी जहरीली हो गई है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI लेवल 400 के पार चला गया है। हवा की गति में बढ़ोतरी होने की वजह से रविवार को दिल्ली की आबोहवा में हल्का सुधार हुआ, लेकिन एनसीआर में शामिल गाजियाबाद और नोएडा का वातावरण लगातार तीसरे दिन भी दमघोंटू बना रहा। CPCB के मुताबिक एनसीआर के 5 शहरों की हवा में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार PM 2.5 और PM 10 तत्वों की मौजूदगी लगातार बेहद ज्यादा बनी हुई है। हालांकि विशेषज्ञों ने हवा की गति लगातार बढ़ने के कारण अगले 2 दिनों में थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार शनिवार को हवा धीमी गति के कारण स्थानीय स्तर पर पैदा हुए प्रदूषकों के जमा होने से दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 404 अंक की गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था। रविवार को राष्ट्रीय राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 15 अंकों के सुधार के साथ 389 दर्ज किया गया था। इससे पहले शुक्रवार को AQI 348, गुरुवार को 341, बुधवार को 373, मंगलवार को 367 और पिछले सोमवार को 318 और पिछले रविवार को 268 रहा था। इसके उलट राष्ट्रीय राजधानी के पड़ोसी शहरों गाजियाबाद में 430 और नोएडा में 404 AQI दर्ज किया गया है, जो कि
गंभीर श्रेणी में बरकरार है, जबकि ग्रेटर नोएडा में 396 और फरीदाबाद में 392 AQI दर्ज किया गया है, जो गंभीर स्तर से बिल्कुल भी नीचे नहीं है। वहीं गुड़गांव में AQI 325 दर्ज किया गया है। तो दिल्ली वालों की सांसों पर संकट मंडरा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली की हवा लगातार जहरीली हो गई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि जो आने वाले 2 दिन हैं वहां पर दिल्ली वालों को कुछ राहत मिल सकती है। जो दिल्ली NCR के इलाके हैं वहां के लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि जो CPCB है उसने अनुमान जताया है कि अगले 2 दिनों में जो हवा का बहाव है वो ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से जो प्रदूषक तत्व हैं वो एक जगह पर नहीं ठहरेंगे, जिसके कारण दिल्ली की हवा में सुधार देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि जब आज की सुबह हुई तो दिल्ली NCR के इलाकों में धुंध छाई हुई थी, जो थोड़ी दूरी पर देखना भी मुश्किल हो रहा था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन को लेकर सियासी सरगर्मी भी तेज नजर आ रही है। शिवसेना ने भी केंद्र सरकार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सामना में तंज कसा है। किसानों की मांग है कि तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए। इस आंदोलन को विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में शिवसेना को भी केंद्र सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। अपने मुखपत्र सामना में पार्टी ने कहा कि सरकार बातचीत के नाम पर सिर्फ टाइम पास कर रही है और टाइम पास का उपयोग आंदोलन में फूट डालने के लिए किया जा रहा है। तो शिवसेना ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत नहीं कर रही है, बल्कि टाइम पास कर रही है और ये टाइम पास केवल आंदोलन में फूट डालने के लिए किया जा रहा है। पार्टी ने सामना में लिखा, दिल्ली में आंदोलनकारी किसान और केंद्र सरकार के बीच 5 दौर की चर्चा परिणाम रहित रही। किसानों को सरकार के साथ चर्चा में बिल्कुल भी दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है और टाइम पास का उपयोग आंदोलन में फूट डालने के लिए किया जा रहा है। किसान आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कहा है कि कृषि कानून रद्द करोगे या नहीं, हाँ या ना, इतना ही कहो। सरकार ने इस पर मौन साध रखा है। किसान 11 दिनों से ठंड में बैठे हैं। शिवसेना का कहना है कि केवल कृषि मंत्री किसानों से बात कर रहे हैं। सामना में लिखा गया है कि सरकार ने किसानों के लिए चाय पानी भोजन का इंतजाम किया है, उसे नकार कर किसानों ने अपनी सख्ती को बरकरार रखा है। मूल रूप से किसानों को कह कौन रहा है, तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। उनके हाथ में क्या है? तोमर कहते हैं मोदी सरकार सत्ता में किसानों के हित के लिए काम कर रही है। इस सरकार के कारण किसानों का उत्पन्न भी बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सामना के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। साफ तौर पर कहा है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के नाम पर केवल टाइम पास कर रही है। आपको बता दें कि लगातार किसानों के मुद्दे पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर हमलावर हैं। लगातार किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लगातार दिल्ली बॉर्डर इलाकों पर किसानों का हल्ला बोल जारी है। कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन बातचीत में समाधान नहीं निकला है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों को सरकार पर तेवर तल्ख करने का मौका मिल गया है। यूपी में समाजवादी पार्टी रैली निकाल रही है, वहीं दूसरी ओर BSP भी किसानों का समर्थन कर रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार सवाल पूछ रहे हैं और अब शिवसेना ने सामना के जरिए सवाल पूछे हैं केंद्र सरकार से कि आखिर किसानों के साथ बातचीत के नाम पर टाइम पास क्यों किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है उसके बाद 1 दिसंबर को किसानों के साथ बातचीत हुई थी, 3 दिसंबर को भी बातचीत हुई थी, उसके बाद 5 दिसंबर को भी बातचीत हुई थी। किसानों को मनाने के लिए सरकार एक तरफ पूरी कोशिशें करते नजर आ रही है। किसानों को MSP पर प्रेजेंटेशन दिया गया। किसानों को ये तक कहा गया कि जो उनकी आपत्तियां हैं उनमें सुधार कर कानूनों में संशोधन किया जाएगा, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। साफ कह रहे हैं कि उन्हें कानूनों में संशोधन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो ये कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। और क्या किसानों का ये प्रदर्शन विपक्ष के लिए संजीवनी का काम करेगा? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी पार्टी लगातार अपना वर्चस्व पूरे देश भर में बढ़ा रही है, लगातार कई राज्यों में बीजेपी पार्टी की सरकार है, उसके बाद क्या विपक्ष को किसान आंदोलन के जरिए संजीवनी मिल गई है? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब सरकार पीछे हटती है, किसानों की मांग मानती है, या फिर किसान कानून में संशोधन से ही संतुष्ट होते हैं। जम्मू कश्मीर में DDC के तहत वोटिंग की जा रही है। आपको बता दें कि आज DDC चुनाव के लिए चौथे चरण के तहत वोटिंग की जा रही है, लेकिन वहां पर
मौसम बेईमान बना हुआ है। आपको बता दें कि सर्द हवा और ठंड के कारण सुबह मतदान की प्रक्रिया धीमी देखने को मिली है। तो जम्मू कश्मीर में कोहरे और ठंड की वजह से ज्यादातर लोगों के घरों से नहीं निकलने के कारण जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चौथे चरण के लिए सोमवार को मतदान की धीमी शुरुआत हुई है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। डीडीसी की 34 सीटों के लिए सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था, लेकिन कंपकपाती ठंड के कारण मतदान केंद्र पर मतदान की रफ्तार धीमी रही। इस चरण में कश्मीर संभाग की 17 और जम्मू की 17 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि दिन चढ़ने के साथ मतदान की रफ्तार पकड़ने की संभावना है और मतदान दोपहर 2 बजे तक चलेगा। चौथे चरण में कश्मीर संभाग में 48 महिलाओं समेत 138 उम्मीदवार और जम्मू संभाग में 34 महिलाओं समेत 111 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 8 चरण में हो रहे डीडीसी चुनाव का पहला चरण 28 नवंबर को शुरू हो गया था। डीडीसी चुनाव के साथ केंद्र शासित प्रदेश में पंच और सरपंच की रिक्त सीटों के लिए भी उपचुनाव हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि चौथे चरण में सरपंच के लिए 123 सीटें खाली थी, इनमें से 45 पर निर्विरोध चुनाव हुआ है। सरपंच के लिए 50 सीटों पर मतदान हो रहा है और 47 महिलाओं समेत 137 उम्मीदवार मैदान में हैं। चौथे चरण के लिए कुल 7,17,322 मतदाता हैं, इनमें से 3,76,797 पुरुष और 3,40,525 महिलाएं हैं। इस चरण में केंद्र शासित प्रदेश में कुल 1,910 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इनमें से 781 जम्मू संभाग में और 1,129 कश्मीर संभाग में हैं। अधिकारियों ने बताया कि 1,152 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील और 349 को संवेदनशील घोषित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में डीटीसी के तहत चुनाव किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार वहां पर डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें जो पहले 3 चरण में चुनाव हुए थे उस दौरान लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली थी। लोग मौसम की मार के बावजूद बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंचे थे और अब लेकिन चौथे चरण में जो उत्साह है वो शुरुआत में थोड़ा सा कम नजर आया है, क्योंकि वहां पर बेहद कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जो लोग हैं वो शुरुआत में घरों से कम बाहर निकले हैं। लेकिन साथ ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। मतदान के लिए लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलनी है। ऐसे में लोग किस संख्या में बाहर निकलते हैं और आखिर चौथे चरण में मतदान प्रतिशत कितना रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगरा मेट्रो परियोजना का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि जो ये कार्यक्रम है वो आगरा में होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में मौजूद रहेंगे, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली से इसका ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम आगरा के पीएसी मैदान में होगा। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। आगरा मेट्रो का ट्रायल 2 साल में होना है। 2025-26 तक 30 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो दौड़ने लगेगी। प्रधानमंत्री वर्चुअल शिलान्यास के बाद पीएसी ग्राउंड पर मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी दोपहर 12:45 पर राजकीय वायुयान से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने बताया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ेंगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास के बाद सबसे पहले फतेहाबाद रोड पर टीडीआई मॉल के सामने ताज पूर्वी गेट स्टेशन का निर्माण शुरू होगा। यहाँ सीएम आधारशिला रखने जा सकते हैं। यहाँ पिलर खड़े करने के लिए गोल गड्ढे खोदे जा रहे हैं। यूपीएमआरसी की एमडी ने बताया कि मेट्रो से पर्यटन को फायदा होगा। सभी प्रमुख स्मारकों से होकर मेट्रो जाएगी। यातायात समस्या के साथ पर्यावरण बेहतर होगा। सभी प्रमुख स्मारकों से होकर मेट्रो जाएगी। यातायात समस्या के साथ पर्यावरण जो है वो पहले से बेहतर होगा और 3 से 5 साल तक मेट्रो कार्य में 8 से 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटक एक स्मारक से दूसरे पर आसानी से पहुंच जाएंगे। उन स्मारकों पर सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी जिन पर अभी ताज के मुकाबले कम जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर आगरा वासियों को एक सौगात देंगे। जो आगरा मेट्रो परियोजना है उसका ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। जो आगरा मेट्रो है वो 2025-26 तक 30 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर फर्राटा भरती हुई भी नजर आएगी। आपको बता दें कि
अगर आगरा में मेट्रो बनती है तो उसके बाद वहां पर ना सिर्फ रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जो मेट्रो निर्माण का काम होगा उसमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो पर्यटकों की संख्या है वो भी यूपी में ज्यादा बढ़ेगी। जो लोग ताजमहल देखने जाते हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो आगरा वासियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से आगरा मेट्रो जो परियोजना है उसका शिलान्यास करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पूरा कार्यक्रम आगरा के पीएसी मैदान में आयोजित किया जाएगा। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है और आपको बता दें कि 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसको ट्रेड यूनियनों का समर्थन भी मिला है। ट्रेड यूनियनों का साफ तौर पर कहना है कि वो इस आंदोलन में, इस भारत बंद में किसानों का साथ देंगे। तो 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों की तरफ से 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद का जहां एक तरफ 10 ट्रेड यूनियनों ने समर्थन किया है तो वहीं लेफ्ट और आरजेडी समेत कई राजनीतिक दल सामने आए हैं। तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस ने भी किसानों के भारत बंद का खुला समर्थन दिया है। टीआरएस ने घोषणा की है कि 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद को टीआरएस पार्टी पूरी तरह से समर्थन करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि टीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता इस भारत बंद में खुलकर हिस्सा लेंगे। टीआरएस ने ट्वीट करते हुए कहा, पीसीआर का मानना है कि लड़ाई को तब तक जारी रखने की जरूरत है जब तक कि नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। भारत बंद की सफलता के लिए टीआरएस पार्टी काम करेगी। लोगों से बंद को सफल बनाने और किसानों के लिए खड़े होने का अनुरोध किया है। तो आपको बता दें कि किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। किसान साफ तौर से सरकार से आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों के साथ जो बातचीत सरकार की अभी तक हुई है उसमें कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, जिससे किसान और ज्यादा परेशान हो गए हैं। किसानों को डर सता रहा है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, जिससे उनकी खेती कॉरपोरेट के हाथ में चली जाएगी। लिहाजा केंद्र सरकार को चिताने के लिए कल किसान आंदोलन करेंगे। भारत बंद का आह्वान किया है किसानों ने साफ तौर पर। कहा जा सकता है कि कल किसान शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अब इसका असर क्या कुछ पड़ता है वो देखने वाली बात होगी कि भारत बंद क्या सफल रहता है और उसके बाद क्या सरकार किसानों के सामने झुकती है। क्योंकि अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो ये बात तय है कि किसान अभी प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में लगातार दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर अपने साथ राशन लेकर भी आए हैं। साफ तौर पर किसानों ने ये भी चिताया है कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए वो कल दिल्ली के लिए कूच करेंगे। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ कल देखने को मिलता है, भारत बंद का कितना असर देखने को मिलता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का सितम देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भारत में भी लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। जो कोरोना के दैनिक मामले हैं, हालांकि उनमें गिरावट दर्ज की जा रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 62 लाख हो गई है। आपको बता दें कि वहीं वायरस से अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका, भारत और ब्राजील में कोरोना वायरस के संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि इसकी वैक्सीन जल्द आने की खबर भी सामने आ रही है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी के मामले भी अमेरिका में भी बढ़े हैं। अमेरिका में पिछले शनिवार तक 24 घंटों में 2,24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में 96 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पिछले 24 घंटों में 36,000 मामले बढ़े हैं। वहीं कोरोना से तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील है, जहां 24 घंटे में 47,000 मामले दर्ज किए गए हैं। तो कोरोना वायरस का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि भारत में भी कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों में 32,981 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि लगातार भारत में जो दैनिक मामले हैं उनमें गिरावट दर्ज की जा रही है।
देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार कम होती दिखाई दे रही है। कोरोना से कम होते मामलों के बीच अभी संकट खत्म नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब 97 लाख के आंकड़े को छूने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 32,981 मामले सामने आए हैं, जबकि 391 लोगों की मौत हुई है। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 96,77,203 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 91,39,901 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 3,96,729 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,40,573 हो गई है। ICMR के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 8,01,081 कोरोना की जांच की गई है। बिहार में किसान आंदोलन को लेकर जो महागठबंधन है उसमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि महागठबंधन को पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद जो आरजेडी के कई नेता हैं उन पर FIR भी दर्ज की गई थी, जिससे तेजस्वी यादव गुस्से में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा NDA सरकार को उन्होंने निकम्मी और डरपोक सरकार करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के पक्ष में धरना देने को लेकर उनके और उनके समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। तेजस्वी ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि दम है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए, वरना वे खुद गिरफ्तारी देंगे। आरजेडी नेता ने कहा कि किसानों के लिए वो फांसी पर चढ़ने को भी तैयार हैं। बता दें कि यादव ने शनिवार को अपने समर्थकों के साथ पटना के गांधी मैदान में संसद द्वारा पारित नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर धरना दिया था। प्रशासन की ओर से अपने खिलाफ दर्ज FIR को लेकर उन्होंने ट्वीट कर कहा, डरपोक और बंधक मुख्यमंत्री की अगुवाई में चल रही बिहार की कायर और निकम्मी सरकार ने किसानों के पक्ष में आवाज उठाने के जुर्म में हम पर FIR दर्ज की है। दम है तो गिरफ्तार करो, अगर नहीं करोगे तो कुछ समय के इंतजार के बाद स्वयं गिरफ्तारी दूंगा। किसानों के लिए FIR क्या, अगर फांसी भी देनी है तो दे दीजिए। पिछले दिनों RLSP प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP का JDU में विलय हो सकता है और एक बार फिर से उनकी घर वापसी हो सकती है। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कुशवाहा NDA से अलग हो गए थे और महागठबंधन में शामिल हो गए थे। 2019 के चुनाव परिणाम भी कुशवाहा की पार्टी के पक्ष में नहीं रहे थे, जिसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में कुशवाहा ने महागठबंधन से भी नाता तोड़ दिया था और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करके CM उम्मीदवार बन गए थे। और अब चुनाव में हार के बाद कुशवाहा के सियासी भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि 2 दिसंबर को कुशवाहा ने नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में तमाम तरह की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो CAA कानून है वो अगले साल जनवरी में लागू हो सकता है। आपको बता दें कि CAA को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय का ये बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी नहीं रखती है। उत्तर 24 परगना जिले में अन्याय और नहीं अभियान के इतर उन्होंने पत्रकारों से कहा, हमें उम्मीद है कि CAA के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया अगले साल जनवरी से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने CAA को ईमानदार नीयत से पड़ोसी देशों में हमारे देश से आए उत्पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए पारित किया था। विजयवर्गीय की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्य के मंत्री फरहाद हाकिम ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। CAA में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जो तेल कंपनियां हैं वो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही हैं, जिसके बाद आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल देखने को मिला है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 28 से 30 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल बढ़कर 90 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल भी 30 पैसे बढ़कर 80 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है।
बता दें कि ये लगातार 5वां दिन है जब देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में 20 नवंबर से अब तक 14 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और पेट्रोल ₹2.35 जबकि डीजल ₹3.15 प्रति लीटर महंगा हो गया है। बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल 20 पैसे बढ़कर ₹83.41 और डीजल 29 पैसे बढ़कर ₹73.61 प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। बता दें कि इससे पहले अक्टूबर महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि अगस्त में पेट्रोल और इससे पहले जुलाई महीने में डीजल के रेट में बढ़ोतरी की खबर सामने आई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव $50 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। पिछले एक महीने में कच्चे तेल के भाव तेज उछाल आया है, जिसके बाद अब जो आने वाले दिन है वहां पर डीजल पेट्रोल के दामों में इजाफा देखने को मिल सकता है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने वाहिद उर रहमान के परिजनों से जाकर मुलाकात की है। आपको बता दें कि इससे पहले भी महबूबा मुफ्ती ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाए थे कि उन्हें घर में नजरबंद किया गया है, उन्हें वाहिद उर रहमान के परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। आपको बता दें कि महबूबा इस दौरान 1 घंटे तक वहां रही। वाहिद फिलहाल आतंकियों से संबंध रखने के आरोप में एनआईए की गिरफ्त में है। वह डीडीसी चुनाव में पीएचजीडी के उम्मीदवार हैं। इस दौरान पीडीपी के वरिष्ठ स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। महबूबा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से वाहिद की जीत सुनिश्चित करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद मीडिया से बातचीत करने से परहेज किया। इससे पहले 27 नवंबर को महबूबा ने पुलवामा जाने की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। मालूम हो कि वाहिद पारा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 25 नवंबर को 2 दिन की पूछताछ के बाद नई दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया था। वाहिद पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आतंकियों से मदद लेने का आरोप लगा है। एनआईए को जांच में निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार हिजबुल आतंकी नवीद बाबू और इरफान सफी मीर के साथ वाहिद के संबंधों के सबूत मिले थे। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।